देखिए सीआरपीसी में आपका ये जो चल रहा था, इधर से भाई प्री के लिए क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं और वहीं बताया जा रहा था आपका सीआरपीसी की धारा बताई जा रही 289। आपका 289 भी आपका पूछा जाता है। उसमें ये पूछा जाता है 289 में कि कार्यवाही का स्थगन, यानी कि आपका कह सकते हैं एडजर्नमेंट ऑफ प्रोसीडिंग, यानी कि जब न्यायालय कमीशन जारी किया है तो न्यायालय अपनी कार्यवाही रोक सकता है। कब तक रोक सकता है? जब तक कि कमीशन का निष्पादन न हो जाए, यानी कि कमीशन या आयोग साक्षी का साक्ष्य लेकर और न्यायालय को भेज न दे। एक उदाहरण फिर एक बार देखिए, कल बताया गया था उदाहरण आपका। मान लीजिए एक गवाह असम राज्य में है और प्रयागराज का न्यायालय है, ये चाहता है कि उसकी परीक्षा की जाए। तो एक तो भाई पहला उपाय है कि उसको समन जारी किया जाए और उसको बुलाया जाए। लेकिन दिक्कत यह है कि वो बहुत दूर है और बुलाने में बहुत खर्चा और समय लगेगा। तो दूसरा उपाय ये है कि आपका प्रयागराज का न्यायालय असम के उस जिले के न्यायिक मजिस्ट्रेट को कमीशन जारी कर दे और असम के उस जिले के न्यायिक मजिस्ट्रेट आपका गवाह को अपने यहाँ बुलाएंगे और गवाह को बुलाकर परीक्षा करेंगे और परीक्षा करने के बाद जो रिपोर्ट होगी परीक्षा की, वह प्रयागराज के न्यायालय को भेज देंगे। इसी को शुद्ध रूप से कमीशन कहा जाता है। बैठिए वाह। और आपका जब तक वहाँ से, यानी कि जब तक कि असम से गवाह की परीक्षा करके कमीशन, यानी कि आपका प्रयागराज को नहीं भेज दिया जाता, तब तक प्रयागराज का न्यायालय चाहें तो कार्यवाही को क्या कर सकता है? मुलतवी, स्थगित। तो कहाँ कहाँ कार्यवाही को स्थगित करने का प्रावधान है ये आपका कोरिलेट कराया जा रहा था। सीआरपीसी में जांच या विचारण में कार्यवाही को स्थगित किया जाता है, सेक्शन लिखवा गया था 309 में। सीपीसी में सिविल मामलों को स्थगित किया जाता है आर्डर 17 में। और आपका संविधान में भी बताया गया था कि लोकसभा को कौन स्थगित करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष। और राज्यसभा को कौन करता है? राज्यसभा का अध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष क्या नहीं कर सकता? तो सत्र को आहूत नहीं कर सकता, सत्रावसान नहीं कर सकता, लोकसभा को डिजोल्यूशन यानी कि विघटित या भंग नहीं कर सकता। तो क्या कर सकता? ये तीनों काम नहीं कर सकता। तो कर क्या सकता है ये पूछा जा चुका है। तो लोकसभा को स्थगित कर सकता है। जैसे कि आपका, बैठिए, हवा नहीं लग रही है क्या उसमें? देखिए आपका तो कर क्या सकता है, आपका लोकसभा को स्थगित कर सकता है, ये कल बताया गया। इसके बाद अगली धारा आइए। इसके बाद 290 आपका है विदेशी न्यायालयों का निष्पादन, यानी कि आपका ये भी कम पूछा जाता है। फिर आपका चार्ट अब याद रखना पड़ेगा। अब एक लिस्ट बना लेना है और एक एक लाइन भाई आपका वह लिस्ट याद करना है। आपका ये मिलाने के लिए आता है और मिलाने के लिए जो आया है, देखिए आपका कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। आपका एक एक लाइन मिलाने के लिए आता है। तो कौन सुमेलित है और कौन सुमेलित नहीं है, तो कम से कम आप चार धाराएं भाई रट्टा मार कर जाइए, और कोई उपाय नहीं है। ये जो चारों धाराएं हैं आपका एक एक लाइन याद करके ही जाना होगा। और कई बार आपका जेएपीओ में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपका पहला क्वेश्चन बनता है कि कौन सुमेलित है,
और दूसरा कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका उपाय ये है कि जिस धारा में जिस बात का प्रावधान है उसको एक एक लाइन याद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले प्रावधान आपका देखा जाए सेक्शन 291 में चिकित्सकीय साक्षी का अभिसाक्ष्य, यानी कि बस एक लाइन क्वेश्चन बनता है। चिकित्सकीय साक्षी का अभिसाक्ष्य आपका कहाँ दिया गया है। तो 291 में एक एक उदाहरण भी देखते रहिए। मान लीजिए कोई डॉक्टर हैं, वह इंजरी रिपोर्ट या पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाया है। वह पोस्टमार्टम रिपोर्ट न्यायालय में पेश की जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाया था, अगर आपका क्या उसे बुलाया जा सकता है कि नहीं गवाह के रूप में। तो अगर पक्षकार मांग करते हैं तो डॉक्टर साहब को बुलाया जाएगा गवाह के रूप में, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या लिखे हैं इस बारे में उनकी क्या हो सकेगी परीक्षा, यानी कि मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा, पुनः परीक्षा, अतिरिक्त प्रति परीक्षा। इसी में एविडेंस की एक धारा जोड़नी है और आपका एविडेंस की एक धारा, दो धारा जोड़नी है। पहला आपका ये जोड़ना है कि जो डॉक्टर ने राय प्रकट की है इंजरी रिपोर्ट या पोस्टमार्टम रिपोर्ट के माध्यम से, क्या वह साक्ष्य में रेलेवेंट हैं कि नहीं, साक्ष्य में सुसंगत हैं कि नहीं। तो एविडेंस की धारा 45 में विशेषज्ञ की राय क्या है, सुसंगत। दूसरा एविडेंस की धारा 46 भी देखनी है कि जो डॉक्टर साहब ने राय व्यक्त की है उस राय को समर्थन करने वाले या विरोध करने वाले, यानी कि सपोर्ट, आपका सपोर्टिंग नेचर के जो साक्ष्य होंगे या कंट्राडिक्शन यानी कि विरोधी नेचर के, वे सभी तथ्य साक्ष्य में मान्य होंगे। ये 46 बताती हैं। फिर डॉक्टर अपने राय का आधार बता सकता है कोर्ट में, ये 51 बताती हैं। और 10 साल बाद डॉक्टर साहब को बुलाया गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या लिखे थे। तो 10 साल तक याद रहेगा, रोज 10-20 लाश का पोस्टमार्टम कर रहा है तो याद तो रहेगा नहीं। तो एक धारा और पढ़ लीजिएगा 159 एविडेंस की, कि डॉक्टर साहब अपनी मेमोरी रिफ्रेश कर सकते हैं, अर्थात स्मृति ताज़ा कर सकते हैं। तो क्या देखकर कर सकते हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो उन्होंने क्या की थी, बनाई थी। अब बताइए अगर डॉक्टर साहब मर गए, मिल ही नहीं सकते, असमर्थ हो गए, तो क्या जबरदस्ती बुलाया जाएगा ऊपर से कि बिना बुलाए उनके आपका माने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया जाएगा। तो बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन कब, तो आपका एक लाइन बस पूछा जाता है, भले इतना कोरिलेट किया गया कि चिकित्सकीय साक्षी का अभिसाक्ष्य की धारा में है। तो 291 भाई ये याद करना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं हमारे पास इसका। 291 ए आइए, मजिस्ट्रेट की शिनाख्त रिपोर्ट, यानी कि आइडेंटिटी रिपोर्ट। आप मजिस्ट्रेट, तो शिनाख्त का मतलब ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि मजिस्ट्रेट की शिनाख्त रिपोर्ट के बारे में प्रावधान किस सेक्शन में है। तो सेक्शन रट्टा मारना है 291 ए, 291 ए। ये कब जोड़ा गया, तो 2005 में जोड़ा गया और 2006 से लागू किया गया। शिनाख्त रिपोर्ट पर, यानी कि पहचान परेड पर या अनन्यता पर, या अनन्यता भी कहा जाता है, आइडेंटिटी पर एक क्वेश्चन आपका बनता है। तो जितने क्वेश्चन मॉडल बन सकते हैं, प्रयास ये किया जाए कि जैसे ही 291 ए पढ़ाया गया तुरंत पहले 291 ए देखिए कि जिस मजिस्ट्रेट ने पहचान परेड, जिस कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने पहचान परेड संपादित कराई थी उसे साक्षी के रूप में
बुलाया जा सकता है कि नहीं, बुलाया जा सकता है। और न्यायालय उनका बयान ले सकता है कि नहीं, ले सकता है। ये कौन सी धारा है, आपका 291A। बुलाया जा सकता है कि बताइए, आप पहचान परेड जब कराए तो कैसे कराए, आपका इस बारे में आप आकर गवाही कोर्ट में दीजिए। तो आइडेंटिफिकेशन के बारे में पहले तो आपका सीआरपीसी ही बताया जाए। दो तीन बार ये क्वेश्चन बना है कि पहचान परेड के बारे में, शिनाख्त के बारे में, अनन्यता की कार्यवाही के बारे में सीआरपीसी की धारा में प्रावधान है, तो धारा जोड़ लेना चाहिए 54A। तीन चार बार क्वेश्चन ये आ चुका है, अच्छे से इसको तैयार रखिएगा। 54A यानी कि आपका 54A दो बार मिलेगा। एक बार केंद्रीय संशोधन है और एक बार स्टेट अमेंडमेंट है, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य का संशोधन है। तो आपका कार्यपालक मजिस्ट्रेट पहचान परेड करा सकता है, ये सीआरपीसी की किस धारा में है, उसको यहीं जोड़ लीजिए। कौन सी धारा है, 54A या 54A। दूसरा क्वेश्चन यहाँ आपका BHU LLM में पिछली बार बना था कि दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अनन्यता या पहचान की कार्यवाही कौन संपादित कराता है, पुलिस, आम जनता, आपका कार्यपालक मजिस्ट्रेट, उपर्युक्त सभी। तो किसके बारे में हमने बताया, कौन करवाएगा। हाँ, ये BHU LLM में पिछली बार भी आया था। कार्यपालक मजिस्ट्रेट सेक्शन कौन मारेंगे, आपका 54A। अब 291A बताता है कि जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट शिनाख्त की कार्यवाही कराया था, क्या उसे साक्षी के रूप में न्यायालय में बुलाया जा सकता है कि नहीं। तो आपका जवाब रहेगा बुलाया जा सकता है। क्या उसकी परीक्षा हो सकेगी कि नहीं, हो सकेगी। तो कौन सी धारा में है, 291A। अब थोड़ा एविडेंस में जाइए। एविडेंस में जब पढ़िएगा तो कम से कम दो सेक्शन पढ़िएगा पहचान परेड के बारे में। एक तो सेक्शन 9 पढ़िएगा और दूसरा सेक्शन आपका 80 पढ़िएगा। यानी कि एक सेक्शन 9 पढ़ना है और दूसरा 80 पढ़ना है। धारा 9 ये बताती है कि किसी व्यक्ति की या वस्तु की जो पहचान होती है वह सुसंगत होती है। यानी कि किसकी किसकी पहचान सुसंगत है, आपका व्यक्ति की पहचान है कि वस्तु की पहचान है कि दोनों की, दोनों की। पहला नियम। कुत्ते द्वारा की गई पहचान भी पूछा जाता है, तो कुत्ते पर भी दो तीन केस हैं, लेकिन मुख्य केस आपका है अब्दुल रज्जाक का केस है, पूछा गया है। कुत्ते द्वारा पहचान की जाती है तो उसे वैज्ञानिक साक्ष्य कहा गया है। ये अब्दुल रज्जाक का केस है। तो अब समस्या ये आई कि जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट पहचान परेड कराया था, तो ऐसी दशा में अब उसके बारे में एक अनुमान लगाया जाएगा, एक प्रिजम्पशन किया जाएगा और वह आपका सेक्शन 80 में होगा। कल सुबह के पीरियड में बताना भी है आपका 80, कल सुबह वाले पीरियड में एविडेंस की आ ही जाएगी। तो धारा 80 में तमाम बातें हैं, लेकिन पहचान परेड जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट कराया है और वह दस्तावेज पेश किया गया है कोर्ट में, तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि सब कुछ सही था कि गलत था। सही था, पहचान परेड सही ढंग से क्या कराई गई थी, संपादित। अगर अभियुक्त चाहता है कि भाई नहीं सही ढंग से कराई गई है, तो अभियुक्त काटे इस बात को, साबित करे कि ये कमी रह गई थी, इसलिए पहचान परेड को मान्यता न दी जाए। नहीं तो भाई, तो धारा 9 पहचान के बारे में और फिर कौन सी एविडेंस की धारा 80।
अब आइए 292 चला जाए। 292 टकसाल के अधिकारियों का साक्ष्य। टकसाल का मतलब कि जहाँ नोट छपता है, जहाँ स्टाम्प छपता है, या जहाँ आपका सिक्का छपता है, तो वह टकसाल कहा जाता है। यानी कि नोट छापिए, स्टाम्प छापिए, सिक्का छापिए, तो उसी को क्या कहा जाता है? टकसाल। क्या यह नोट इस टकसाल में छापा गया था? तो ऐसी दशा में अगर विवाद उत्पन्न हो जाए तो क्या नोट छापने वालों को बुलाकर पूछताछ और गवाही ली जा सकती है कि नहीं? ली जा सकती है। तो टकसाल के अधिकारियों का साक्ष्य की धारा में है 292। अब आइए 293 कतिपय सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों की रिपोर्टें। यानी कि कुछ वैज्ञानिक विशेषज्ञ हैं, उनकी रिपोर्टें भी आपका सुसंगत बनाई गई हैं 293 में। यहाँ से एक बार अंदर जाकर पूछा है, और वह जो अंदर आपका पूछा है वह क्लास 4 से पूछा है। एक बार भाई यूपीएपीओ में मैं बता दूं, अंदर जाकर क्वेश्चन बना है आपका क्लास 4 से। देखिए कैसा मॉडल बना है आपका, कि जो सरकारी वैज्ञानिकों का साक्ष्य है, तो निम्नलिखित में से किस सरकारी वैज्ञानिक का साक्ष्य आपका सेक्शन 293 में आता है और किसका नहीं आता? तो कुछ सरकारी वैज्ञानिकों की लिस्ट दी गई है, और अंदर जाकर उसी लिस्ट से क्वेश्चन बना था, और इसमें से 3 ऑप्शन देगा और एक ऑप्शन बाहर का देगा। तो देखिए आपका सरकार का कोई रासायनिक परीक्षक या सहायक रासायनिक परीक्षक का साक्ष्य। दूसरा, मुख्य विस्फोटक निदेशक का साक्ष्य। उंगली छाप कार्यालय निदेशक का साक्ष्य। निदेशक हाफकिन संस्थान मुंबई, किसी केंद्रीय न्याय संबंधी विज्ञान प्रयोगशाला या किसी राज्य न्याय संबंधी विज्ञान प्रयोगशाला का जो निदेशक हैं या उप निदेशक या सहायक निदेशक द्वारा दिया गया बयान सरकारी सीरम विज्ञानी द्वारा और अन्य कोई सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञ जिसे केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा इस धारा के प्रयोजन के लिए घोषित करे, तो इन संस्थाओं के वैज्ञानिकों द्वारा जो भी साक्ष्य, जो भी बातें बताई गई हैं, वह आपका सही मानी जाएगी, साक्ष्य में पेश की जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। अब बस एक लाइन आपका जो जानना है कि क्लास 4 में जो लिस्ट दी गई है, अब उसका कोई उपाय नहीं है हमारे पास बताने का कि ट्रिक बता दिया जाए। अब उसका उपाय ये है कि भाई आप अच्छे से उसको पढ़िए घर पर एक बार और तैयार करिए। एक बार केवल क्वेश्चन अंदर से बना है, मैं बता दूं, और कभी क्वेश्चन बना नहीं। इसके बाद 294 छोड़ दीजिए, 295 भी छोड़ देना है। अब 296 पूछा जाता है आपका शपथ पत्र पर औपचारिक साक्ष्य। तो क्या क्रिमिनल न्यायालय शपथ पत्र पर औपचारिक साक्ष्य ले सकता है कि नहीं? ले सकता है। तो शपथ आपका परिभाषा कहाँ दी गई है? तो इसको आईपीसी से जोड़ लीजिएगा। आईपीसी की धारा 51 कहीं जोड़ लीजिए, तो आईपीसी की धारा में ओथ या शपथ की परिभाषा है 51 में। तो क्या न्यायालय शपथ पत्र पर साक्ष्य ले सकता है कि नहीं? ले सकता है। किस सेक्शन में सीआरपीसी के हैं? 296। एक एक लाइन याद करिएगा। 297 एक बार पूछा गया है, इसको जरूर थोड़ा अच्छे से पढ़िए, एक बार ये भी आ चुका है। प्राधिकारी जिसके समक्ष शपथ पत्रों पर शपथ ग्रहण किया जा सकेगा। तो क्वेश्चन ऐसे बना है कि कौन प्राधिकारी सक्षम है जो शपथ दिलवा सकता है, ओथ दिलवा सकता है। तो उसमें प्राधिकारियों के नाम दिए गए हैं। दे देगा न्यायिक मजिस्ट्रेट, दूसरा दे देगा न्यायाधीश,
तीसरा दे देगा ओथ कमिश्नर, और चौथा आपका नोटरी एक्ट के तहत नियुक्त नोटरी और उपर्युक्त सभी। तो कौन कौन शपथ दिलवाने में सक्षम है? मजिस्ट्रेट दिलवा सकते हैं कि नहीं? न्यायाधीश दिलवा सकता है कि नहीं? ओथ कमिश्नर नियुक्त होते हैं, शपथ आयुक्त नियुक्त होते हैं, वो दिलवा सकते हैं कि नहीं? और जो ये नोटरी एफिडेविट बनवा कर आप लोग लाते हैं, क्या ये शपथ दिलवाने में सक्षम है कि अक्षम? सक्षम। एक बार बेयर एक्ट देखिए। ठीक है भाई, ऐसे बताया गया, लेकिन एक बार बेयर एक्ट भी यहाँ जरूरी है। जो महत्वपूर्ण धारा है देखिए, आपका इस संहिता के अधीन किसी न्यायालय के समक्ष उपयोग में लाए जाने वाले शपथ पत्रों पर शपथ शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञान निम्नलिखित के समक्ष किया जा सकता है। तो कोई न्यायाधीश या कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट या कार्यपालक मजिस्ट्रेट। तो पहला ऑप्शन यही बन सकता है, अंडरलाइन कर लीजिए कि शपथ किसके समक्ष ली जा सकती है या कौन दिलवा सकता है। तीन ऑप्शन देगा, आपका न्यायिक मजिस्ट्रेट, दूसरा कार्यपालक मजिस्ट्रेट, तीसरा न्यायाधीश, चौथा उपर्युक्त सभी। तो पहली लाइन किसके बारे में है? एक के कि दो के कि तीनों के बारे में? तीनों के बारे में। कौन किसके समक्ष शपथ आप ले सकते हैं? तो न्यायिक मजिस्ट्रेट भी, कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी और न्यायाधीश। दूसरा देखिए, उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय द्वारा नियुक्त कोई ओथ कमिश्नर यानी कि शपथ आयुक्त। देखिए, कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट में सब ओथ कमिश्नर नियुक्त होते हैं। आपका उसके लिए फार्म भरा जाता है, और जो लोग नियुक्त होते हैं तो ये शपथ दिलवाते हैं, और उनको कुछ कमीशन मिलता है। यानी कि हेलो, 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 एक बार लाइव में चेक करिए आवाज, तब आगे बढ़ा जाए भाई। हेलो। देखिए आगे भाई, आपका ये पहला ऑप्शन जो बन सकता है वो हमने बताया। दूसरा देखिए, ओथ कमिश्नर हाई कोर्ट में भी नियुक्त होते हैं, उनको कमीशन मिलता है, साल भर में जाते नहीं हैं, दूसरे लोग दिलवाते रहते हैं, और 5 या 6 हजार साल भर में लगभग कमीशन मिल जाता है बैठे बैठाए। तो वो भी शपथ दिलवा सकते हैं। किसके द्वारा नियुक्त हो ओथ कमिश्नर? या तो कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा, या किसके द्वारा? हाई कोर्ट। और अंतिम है, जो ये आप कचहरी में गए, नोटरी साहब बैठे हैं और आप मुद्रा उद्रा लगवा लिए शपथ पत्र पर, तो नोटरी अधिनियम 1952 के अधीन जो नोटरी नियुक्त किया गया है, क्या वह शपथ दिलवा सकता है कि नहीं? दिलवा सकता है। तो एक लिस्ट दिमाग में बैठा लीजिए, गलत ना हो, कि कौन कौन लोग, किन किन लोगों के समक्ष कोई व्यक्ति ओथ या शपथ या कसम या वादा या प्रतिज्ञा कर सकता है। तो पहला ऑप्शन आया न्यायाधीश, दूसरा आपका कार्यपालक मजिस्ट्रेट, तीसरा न्यायिक मजिस्ट्रेट, चौथा हाई कोर्ट या सत्र न्यायालय द्वारा नियुक्त ओथ कमिश्नर, और पांचवा आपका जो नोटरी अधिनियम 1952 है उसके तहत नियुक्त कौन? नोटरी। तो जो कचहरी में रहते हैं, जो मोहर वहर मारते रहते हैं, देखे होंगे, शपथ पत्र बनवाएंगे, वही नोटरी होते हैं। और ये किस कानून के तहत नियुक्त होते हैं? तो नोटरी अधिनियम 1952। शपथ भी आप आगे बढ़िए। इसके बाद 298,
जो भी कारण हो आपका 298 से, अब जो भी कारण हो ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। यानी कि भले 294, 295, 296, 297 छोड़ दीजिएगा, लेकिन इधर की जो दो धाराएं बची हैं 298 और 299, इसको जरूर पढ़िएगा। और यहाँ आपका मैं बता दूं, लगातार क्वेश्चन आपका प्री में बनता है। देखिए आपका जो क्वेश्चन बनता है, मॉडल 4-5 बन सकते हैं, यहाँ थोड़ा कोरिलेट भी कराना पड़ेगा। आपका पूर्व दोष सिद्धि या दोष मुक्ति कैसे साबित की जाएगी, यानी कि प्रायर कन्विक्शन या प्रायर एक्विटल को कोर्ट में कैसे प्रूफ किया जाएगा। एक उदाहरण पहले देखिए, तब आपका बताया जाए भाई। एमपी और इत्यादि राज्य अंदर से क्वेश्चन बनाए हैं और उसको हम बेयरक्ट से आपका मॉडल बताएंगे, और मॉडल में क्या बना है वो भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले सामान्य बातें और कुछ को रिलेट करके आप पढ़िए। फिर एक बार देखिए, मान लीजिए ये एक व्यक्ति है और घर में चोरी किया, और इसको एक बार घर में चोरी के लिए कन्विक्ट किया गया है, दोषी ठहराया गया है, दोष सिद्ध किया गया है, सजा दी गई है और 5 वर्ष की सजा दी गई। तो इसको हम कहेंगे प्रायर कन्विक्शन या प्रायर आपका कन्विक्ट, यानी कि पहले एक बार यह क्या पा चुका है, सजा। दूसरा देखिए, ए ने घर में चोरी की, ए पर मुकदमा चला और ए उस मुकदमे में एक्विटल कर दिया गया। एक्विटल यानी कि दोष मुक्त कर दिया गया, अर्थात ए का अपराध न्यायालय में सिद्ध या प्रमाणित नहीं हो पाया। तो नहीं हो पाया प्रमाणित, तो दोष सिद्ध किया जाएगा कि दोष मुक्त किया जाएगा, दोष मुक्त छोड़ दिया जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, दोष मुक्त। अब तुरंत आपका संविधान का थोड़ा सहारा लीजिए। संविधान का अनुच्छेद 20 का क्लास 2 प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी या दोहरे दंड से संरक्षण देता है। अब समझ, दोहरे दंड से संरक्षण देता है अर्थात किसी अपराध के अभियुक्त को उसी अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा, यानी कि जो विश्व वैक्सरी कहा जाता है उससे बचाव देता है। तो एक अपराध के लिए कितनी बार दंडित किया जाएगा, एक बार की एक से अधिक बार, एक बार। ये कौन सा अनुच्छेद बताता है, तो पहले तो अभियुक्त पर अगर मुकदमा चल रहा है तो अभियुक्त ये दिखा सकता है कि हजूर हम एक बार पहले इसी अपराध के लिए सजा पा चुके हैं, अतः हमें दोबारा सजा न दी जाए। तो पहले एक बार वह सजा पाया है, इस बात को कैसे साबित किया जाएगा कोर्ट में। ऐसे तो मान नहीं लेगा कोर्ट कि अभियुक्त मुख से बोल दिया। भाई सजा पाए हो तो न्यायालय निर्णय सुनाया होगा, या तुम जेल में रहे होगे तो कम से कम उस निर्णय की क्या लाओ, प्रमाणित कापी ही लाओ। तो बताइए, न्यायालय के जो निर्णय की प्रमाणित प्रतियां रहती हैं वह मूल रहता है दस्तावेज की द्वितीयक, यानी कि प्राथमिक की द्वितीयक साक्ष्य होता है द्वितीयक, क्योंकि निर्णय की मूल कॉपी तो न्यायालय के फाइल में रहती है और आपका उसकी नकल किसको दी जाती है, आपको। भाई मूल कॉपी नहीं मिलती, आपका लिखा रहता है कि निर्णय की सत्य प्रतिलिपि है, यानी कि जो जज साहब ने फैसले में लिखा वही हूबहू इस प्रमाणित कॉपी में भी क्या है, लिखा गया है। कल आपका बताना भी है 74-75 सब प्रमाणित प्रतियों के बारे में एविडेंस में। फिर एक बार बैक को, ये तो पहला उदाहरण रहा। दूसरा उदाहरण देखिए, दूसरा उदाहरण ये है कि आपका आईपीसी की धारा 75 से उठाइए।
कि अगर कोई व्यक्ति कुछ अपराधों के लिए एक बार सजा पाया है और वैसा ही अपराध दोबारा करता है तो दंड की मात्रा इंक्रीज होती है, बढ़ती है। यानी कि दूसरी बार में दंड की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी। तो समस्या ये आई कि दंड की मात्रा बढ़ानी है तो कम से कम अभियोजन द्वारा ये तो साबित ही करना होगा कि यह व्यक्ति एक बार पहले भी क्या हो चुका है, दोषी। तो अब दूसरा क्वेश्चन, आइए दोनों मॉडल बन गया तो इसी आधार पर आगे बढ़ना है कि सीआरपीसी की किस धारा में पूर्व दोष सिद्धि या पूर्व दोष मुक्ति को साबित किए जाने के साक्ष्य के विशेष नियम बनाए गए हैं। यानी कि तरीका बताया गया है कि पहले अभियुक्त एक बार सजा पाया है या सजा नहीं पाया है, ये कैसे साबित किया जाएगा, इसके लिए कौन से सेक्शन में प्रावधान है, तो यही रटना है 298 की धारा में। एविडेंस के स्पेशल नियम की धारा में दिए गए हैं सीआरपीसी के, तो धारा जरूर रटिए, बहुत बार पूछा गया है। 99% चांस रहता ये क्वेश्चन आए, तो 298। पहले 298 निपटा दिया जाए, तब 5-6 कोरिलेशन करना है आपका एविडेंस से, पुलिस एक्ट से, अभी सीआरपीसी से, और आपका आईपीसी से 2-3 जगह, ज़्यादा नहीं, क्योंकि भाई बहुत लंबा कोरिलेशन चल जाएगा। मुख्य रूप से एविडेंस से जरूर करिएगा और सीआरपीसी 2-3 जगह से हम बता रहे हैं। पहले आपका फिर एक बार देखिए, ये तो आपका सेक्शन वाइज उदाहरण बताया गया। अब सेक्शन वाइज के बाद जो एमपी ओमपी इत्यादि राज्य हैं वो अंदर से पूछ रहे हैं क्वेश्चन। इसमें अंदर से क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि पूर्व दोष सिद्धि को कैसे साबित किया जाएगा। यानी कि अभियुक्त एक बार किसी अपराध के लिए सजा पाया है, इस बात को न्यायालय में साबित करने के क्या तरीके हैं, तो सीआरपीसी की धारा 298 कन्विक्शन को, दोष सिद्धि को साबित करने के 3 तरीके बताती हैं। तीनों याद रखिएगा। पहला आपका एविडेंस में बताया ही गया कि जिस न्यायालय ने निर्णय दिया था उस निर्णय की कैसी कॉपी, अप्रमाणित की प्रमाणित, तो उस न्यायालय के निर्णय की कैसी कॉपी कोर्ट में पेश किया जाए, प्रमाणित। मान लीजिए प्रयागराज के न्यायालय ने एक अभियुक्त एक को दंडित किया और ये दंडित हुआ था प्रयागराज के कोर्ट द्वारा, ये साबित करना है किसी मामले में, तो ऐसी दशा में प्रयागराज के उस न्यायालय से जिसने निर्णय सुनाया था, निर्णय की कैसी कॉपी निकलवाइए, सर्टिफाइड, और ले जाकर दूसरे न्यायालय में क्या कर दीजिए, पेश कि हजूर देखिए इस न्यायालय की प्रमाणित कॉपी है और ये एक बार पहले भी क्या पा चुका है, सजा। पहला तरीका। दूसरा तरीका है कि जब न्यायालय सजा दिया होगा तो ऐसी दशा में आपका वारंट के माध्यम से जेल भेजा होगा। यानी कि न्यायालय ने वारंट तैयार होगा और वारंट तैयार किया होगा और वारंट के साथ अभियुक्त को जेल भेजा होगा, जेलर को वारंट देकर कि मैं तुम्हें आदेशित करता हूं कि ये अभियुक्त इन इन अपराधों के लिए दंडित किया गया है और 10 साल तक अपनी जेल में क्या करो, रखो। तो दूसरा क्या आपका तरीका है कि सुपुर्दगी का जो वारंट था, जो जेलर के नाम जारी हुआ, किसके द्वारा, न्यायालय द्वारा, उस वारंट को पेश किया जाए। यानी कि सुपुर्दगी के वारंट को पेश कर देंगे, तब भी पूर्व दोष सिद्धि क्या हो जाएगी, साबित।
और तीसरा तरीका है जेलर के प्रमाण पत्र द्वारा, यानी कि जिस जेल में वह व्यक्ति सजा भुगता है वहाँ का जेलर यह लिखकर प्रमाण पत्र दे दे कि इन इन अपराधों में यह व्यक्ति हमारे जेल में इतने दिनों तक क्या भुगता है, सजा। तो बताइए कितने तरीके हुए, एमपी में अंदर से पूछा जाता है, कितना तरीका हुआ। फिर एक बार तीनों तरीका याद रखिए। पहला तरीका है कि जिस न्यायालय ने दोष सिद्ध किया था उस न्याय, अभी दोष से मुक्ति हम नहीं बता रहे हैं, कौन बताया जा रहा है भाई, ये नहीं कि दोष मुक्ति कह दीजिएगा, अभी हम सजा कन्विक्शन बता रहे हैं। दोष मुक्ति तो बस एक ही लाइन में है कि न्यायालय का निर्णय, क्योंकि जेल तो गया नहीं, बाइज्जत बरी हो गया। तो फिर एक बार देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन एमपी एमपी पूछता है, फिर एक बार मैं बता रहा हूँ। पूर्व दोष सिद्धि को कैसे साबित किया जाएगा, तो तीन तरीका है। पहला, जिस न्यायालय ने उसे कन्विक्ट किया था उस न्यायालय के निर्णय की क्या लाई जाए, प्रमाणित कापी। दूसरा, जिस वारंट के सुपुर्दगी के तहत न्यायालय ने अभियुक्त को जेल भेजा था वह वारंट ही पेश कर दिया जाए, क्योंकि सब कुछ वारंट में क्या है, लिखा है। और तीसरा, जेलर के प्रमाण पत्र द्वारा जेलर ही लिख कर दे दे कि इस अपराध में यह व्यक्ति हमारी जेल में इतने दिन तक क्या कहा किया है, सजा भुगता है। तो कितने तरीके हुए पूर्व दोष सिद्धि साबित करने के, तीन। अब दोष मुक्ति आइए। एक बार अभियुक्त पर मुकदमा चला और अभियुक्त बाइज्जत बरी हो गया है, आखिर इसको कैसे साबित किया जाएगा, तो जेल तो गया नहीं, तो भाई सुपुर्दगी का वारंट बना नहीं, जेल गया नहीं, तो जेलर प्रमाण पत्र भी नहीं दे सकते। एक ही तरीका है, याद रखें। दोष पूर्व दोष मुक्ति को साबित करने का केवल एक तरीका है, वह जिस न्यायालय ने उसे बाइज्जत बरी किया था उस न्यायालय के निर्णय की कौन सी कॉपी, प्रमाणित। तो दोष मुक्ति को साबित करने के कितने तरीके, एक, और दोष सिद्धि को साबित करने के, तीन। भाई न समझ में आया हो तो फिर बताया जाए, अंदर से काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है, न आया हो तो बताइए, एक बार फिर हम बताएं, वैसे दो बार हम बता चुके हैं ये। तो दोष सिद्धि को साबित करने के तीन तरीके और दोष मुक्ति को एक। अब प्रायर कन्विक्शन आपका कहाँ कहाँ दिया गया है, क्यों ऐसा नियम है, तो इसके लिए आपका पहले सीआरपीसी में कोरिलेट करिए। पूर्व दोष मुक्ति और पूर्व दोष सिद्धि ये सीआरपीसी की धारा 300 के क्लाज 1 में है। अगर वह एक अपराध के लिए एक बार सजा पाया या बाइज्जत बरी हुआ तो सामान्यतः क्या उसी अपराध के लिए उस पर दूसरा मुकदमा चलाया जाएगा कि नहीं, जनरली नहीं चलाया जाएगा। ये सीआरपीसी की कौन सी धारा बताती है, 300 का कौन सा क्लाज वाइज पढ़ कर जाएगा, फर्स्ट। उसको कहीं लिखना तो लिख लीजिए भाई, 300 का कौन सा खंड, फर्स्ट। इसके बाद आपका उत्तराखंड पूछा गया था कि कोर्ट ऑफ सेशन के समक्ष विचारण में, सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण में पूर्व दोष सिद्धि किस सेक्शन में दी गई है, तो 236 यानी कि 236। सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण में पूछे, एक बार पूछा गया है तो सेक्शन कम से कम लिख लीजिए, कौन सी धारा है, 236। भाई एक बार पूछा गया। फिर आपका पूछा गया यूपी में कि पूर्व दोष सिद्धि का को क्या आरोप में लिखा जा सकता है, तो लिखा जा सकता है जब चार्ज लगेगा। और 211 का कौन सा क्लाज है, 7। एक और सीआरपीसी लिखिए, 211 का सेक्शन 211 का क्लाज 7। यहाँ से वैसे और पूर्व दोष सिद्ध व्यक्ति हैं तो कुछ दशाओं में
उसके पते की सूचना देना है कि 5 साल तक बताओ पता कि कहाँ रह रहे हो, तो 356। एक और धारा जोड़नी है 356। इतना भाई घर पर एक एक लाइन देखना, ये नहीं कि हम एक एक लाइन बता दिए तो हो गया। आप जाकर बेयरक्ट उठाइए और जितना मैं कोरिलेशन लिखवा रहा हूँ तब जाके और कंसेप्ट क्लियर होगा। कोई भी टीचर 100% नहीं पढ़ा सकता, मैं बता दूं। आपको कुछ न कुछ बातें तो घर पर देखनी ही चाहिए। अब एविडेंस में पूछा जाता है। अब एविडेंस में भाई एक एक लाइन कई बार बताया गया है, रट्टा मार कर जाइएगा। एक क्वेश्चन इस पर भी बनता है कि पूर्व दोष सिद्धि। एक तो धारा 14 के स्पष्टीकरण 2 में दी गई है मन की बुरी दशा के रूप में, यानी कि अच्छी नहीं बल्कि किस दशा में, तो एविडेंस की धारा 14 का स्पष्टीकरण 2 बिहार में इस बार आया भी था एपीओ में। एविडेंस की धारा 14 का एक्सप्लेनेशन नंबर 2 याद रखना है। पूर्व दोष सिद्धि प्रायर कन्विक्शन को सुसंगत बनाया गया है। तो बताइए किस रूप में मन की अच्छी दशा की बुरी दशा, यानी कि आपका बैड कंडीशन की गुड कंडीशन, यानी कि माइंड की मन की बुरी दशा। इसके बाद धारा 40 पढ़ेंगे 40। आपका पूर्व दोष सिद्धि आपका पूर्व न्यायिक निर्णय के रूप में, यानी कि रेह जुडिकेटा के रूप में सुसंगत है या प्रांग न्याय। धारा 40 एविडेंस दूसरा याद करना है सेक्शन 40 भाई किस रूप में है, रेह जुडिकेटा या पूर्व न्याय या प्रांग न्याय। इसके बाद आपका जो पढ़ना है 54 का एक्सप्लेनेशन नंबर 2। ये भी खूब पूछा जाता है। एविडेंस की धारा 54 का स्पष्टीकरण 2 पढ़ना है। यहाँ अभियुक्त की पूर्व दोष सिद्धि सुसंगत है, लेकिन आपका बैड करेक्टर बुरा चरित्र या बुरा सील के रूप में, अच्छा सील नहीं, यानी कि बैड करेक्टर के रूप में पहले एक बार सजा पा चुका है। एविडेंस की किस धारा में सुसंगत है? 54 का एक्सप्लेनेशन नंबर कौन है? 2। और उत्तर को काटने के लिए सुसंगत है पूर्व दोष सिद्धि, वह 153 का अपवाद नंबर फर्स्ट। एविडेंस में लिख लीजिए एविडेंस की धारा 153 का एक्सेप्शन नंबर फर्स्ट। साक्ष्य अधिनियम की धारा 153 का अपवाद नंबर कौन है? फर्स्ट। देखिए यहाँ से भी खूब आपका उदाहरण पूछा जाता है, बहुत ज्यादा। 153 का अपवाद फर्स्ट से एक उदाहरण हम बता दें। मान लीजिए कि वकील साहब आए, गवाह से ये पूछ रहे हैं कि क्या तुम इसके पहले कभी चोरी के लिए सजा पाए हो? और गवाह कहता है कि हम कभी भी चोरी के लिए सजा नहीं पाए हैं। तो गवाह के उत्तर का खंडन करने, यानी कि गवाह के उत्तर को काटने के लिए उस गवाह, अगर वह गवाह पहले सजा पाया था तो पूर्व दोष सिद्धि क्या होगी? साक्ष्य में प्रस्तुत। यजुर गवाह झूठ बोल रहा है, ये देखिए पहले क्या पा चुका है? सजा। तो इस प्रकार आपका 298 रहा। काफी क्वेश्चन बनता है भाई, याद रखिएगा। अब 299 से भी खूब इस समय क्वेश्चन बन रहा है। जब भी 299 पढ़िए, आपका कल जो धारा बताई गई थी 273, वहां से उठाकर पढ़िएगा। आपका फिर हम बता दें 299 से बिहार जो जे में पूछा गया, कई लोगों से काफी अंदर से क्वेश्चन बना है। तो भाई एक एक शब्दों को इसको बेरेक्ट से बताया जाए, क्योंकि इंटरव्यू के लिए तो है ही, प्री के लिए भी है। फिर एक बार कंसेप्ट बनाइए तो सीआरपीसी की धारा 273 ये बताती है कि प्रत्येक जांच या विचारण में आपका
जो अभियुक्त के खिलाफ एविडेंस लिया जाएगा सामान्यतः वह तभी लिया जाएगा जब अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित हो। यानी कि अभियुक्त के पीठ पीछे नहीं लिया जाएगा। कब लिया जाएगा? उसके सामने। लेकिन यह ला का एब्सोल्यूट रूल नहीं था। कल ही हम अपवाद बताए थे, उसमें 299 भी अपवाद में शामिल था कि अगर अभियुक्त फरार हो गया है, भाग गया है और जल्दी पकड़े जाने की संभावना न हो तो अभियुक्त की अनुपस्थिति में भी अभियुक्त के खिलाफ साक्ष्य लिया जा सकता है। तो किस धारा के तहत ये प्रावधान है? 299। एक धारा और मैं और भी धाराएं बताया था, 317 बताया था कि अगर अभियुक्त न्यायिक कार्यवाही में एक बार की बार बार विघ्न डालता हो, बार बार, तो न्यायालय पर्सनल एपियरेंस से छूट दे सकता है और किसकी उपस्थिति में ले सकता है अभियुक्त के खिलाफ साक्ष्य? उनके प्लीडर यानी कि अधिवक्ता। ये कौन सी धारा कल बताई गई थी? 317। अब आइए 299 भाई देखा जाए। आपका भूमिका आपका 273 का अपवाद है। मैं फिर बता दूं कौन सी धारा का अपवाद है? 273। देखिए, अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य का अभिलेखन। देखिए एक लाइन है, देखिए आपका पहला खंड क्या कहता है? यदि यह साबित कर दिया जाता है कि अभियुक्त व्यक्ति फरार हो गया है, माने भाग गया है, और उसके तुरंत गिरफ्तार किए जाने की कोई पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? नहीं है। यानी कि साबित किया जाए, मैंने कोर्ट में ये प्रूफ करना पड़ेगा क्या? कि अभियुक्त क्या हो गया है? फरार हो गया है और जल्दी अब गिरफ्तार होने की संभावना नहीं है। तो उस अपराध के लिए जिसका परिवाद किया गया है उस व्यक्ति का विचारण करने के लिए या विचारण के लिए सुपुर्द करने के लिए सक्षम न्यायालय अभियोजन की ओर से पेश किए गए सभी साक्ष्यों को उसकी अनुपस्थिति में परीक्षा कर सकता है और उनका अभिसाक्ष्य अभिलिखित कर सकता है। यानी कि इतना पहले समझिए, अगर न्यायालय में यह दर्शा दिया गया कि कोई अपराध का अभियुक्त था और वह अब फरार हो गया है और जल्दी गिरफ्तार होने की संभावना नहीं, तो न्यायालय अभियोजन के साक्ष्यों का साक्ष्य ले सकता है कि नहीं? उसकी अनुपस्थिति में ले सकता है। ये कौन सी धारा चल रही है? 299। आगे देखिए, इसके बाद आपका और ऐसा कोई अभिसाक्ष्य उस व्यक्ति के गिरफ्तार होने पर उस अपराध की जांच या विचारण में जिसका उस पर आरोप है उसके विरुद्ध साक्ष्य में दिया जा सकेगा। यानी कि फिर अब दूसरा नियम आइए, यही आपको थोड़ा सतर्क रहना है। अगर बाद में वह व्यक्ति गिरफ्तार होता है अभियुक्त और बिना उसकी उपस्थिति के जो साक्ष्य न्यायालय ने ले लिया है, क्या अभियुक्त के विरुद्ध वह साक्ष्य में पेश किया जाएगा कि नहीं? मान्य होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि वह तो फरार हो गया था। लेकिन कब होगा ये भी सतर्क रहना है। ये फिर एक बार हम बता दें कि एक उदाहरण देखिए तब अगला शब्द बता दे। भाई पहले एक उदाहरण से समझिए। ये एक अभियुक्त था, ये न्यायालय में ये दिखाया गया कि हजूर ये फरार हो गया है और तुरंत जल्दी गिरफ्तार होने की संभावना नहीं। तो एक ही अनुपस्थिति में आपका अभियोजन या प्राजिक्यूशन का किसने लिया है? न्यायालय ने साक्ष्य और गवाहों की क्या हो गई? परीक्षा।
अब ये बाद में पकड़ लिया जाता है या हाजिर हो जाता है, तो जो साक्ष्य पकड़ने से पहले ले लिया गया है, क्या वह ए के विरुद्ध प्रयोग किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। लेकिन लेकिन आपका लेकिन लगा है, तो ये कब प्रयोग किया जाएगा, तो वह आगे अब देखा जाए बेहरेक्ट आपका। देखिए आगे भाई बेहरेक्ट अब, यदि अभी साक्षी मर गया हो, यानी कि जिन लोगों ने ए के खिलाफ गवाही दी थी, अब वह क्या हो गए हों, जिंदा हो कि मर गए हों, मर गए हो। अब आप बताइए, अगर वह गवाह आज भी जिंदा है, गवाही देने में सक्षम है, तो पुनः उसको बुलाया जाएगा कि नहीं बुलाया जाएगा। क्योंकि सामान्य नियम यही है कि न्यायालय आपका अभियुक्त के क्या करिए समझ। लेकिन कब बुलाना आवश्यक नहीं होगा, तो पहला यदि गवाह क्या हो गया हो, मर गया। दूसरा देखिए, या साक्ष्य देने में असमर्थ हो गया, तो असमर्थ कैसे हो जाएगा, बहुत बूढ़ा हो गया, और बूढ़ा होने के कारण जो उसकी याददाश्त है क्या हो गई, खो गई। दूसरा असमर्थ कैसे होगा, आपका अनसाउंड माइंड का हो गया, यानी कि आपका पागल हो गया, तो क्या माना जाएगा, समर्थ। अगला देखिए आपका, इसी में आपका या मिल नहीं सकता। मिल नहीं सकता मतलब कि कहीं गुम हो गया है, अब खोजने पर वह गवाह मिलेगा कि नहीं, नहीं मिलेगा। अगला, या उसकी हाजिरी, आपका कह सकते हैं कि अगर उसे हाजिर कराया जाए तो बहुत समय लगेगा, बहुत पैसा लगेगा, असुविधा होगी, कितना आसानी से पुनः वह आ सकता है कि नहीं, नहीं आ सकता। तो कितनी कंडीशन है कि बिना उसे बुलाए ही अभियुक्त के खिलाफ उसके बयान को साक्ष्य में प्रयोग किया जाएगा, दोबारा नहीं बुलाया जाएगा। तो जब गवाह क्या हो गया, चारों कंडीशन याद रखिए इंटरव्यू के लिए। जब वह गवाह, पहला कंडीशन क्या हो, जिंदा हो कि मर गया, मर गया। दूसरा कंडीशन क्या है, असमर्थ हो गया। तीसरा कंडीशन क्या है, मिल ही नहीं सकता। और चौथा कंडीशन क्या है कि बुलाने में बहुत ज़्यादा असुविधा होगी, खर्चा भी लगेगा, व्यय होगा, तो क्यों बुलाया जाए। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर अभियुक्त आ जाता है कोर्ट में, तो सामान्य नियम ये है कि गवाह को पुनः बुलाकर बयान लिया जाएगा, लेकिन 4 दशाओं में गवाह को बुलाना नहीं है, और उसके पूर्ववर्ती बयान को ही साक्ष्य में क्या कर देना है, प्रयोग। चारों कंडीशन फिर एक बार हम बता रहे हैं, याद रख के जाइएगा, इंटरव्यू का क्वेश्चन है बिहार का। अगर गवाह क्या हो गया हो, पहला मर गया हो, दूसरा क्या है, असमर्थ हो गया हो, तीसरा क्या है, मिल ही नहीं सकता, और चौथा बुलाने में बहुत ज़्यादा क्या लगेगा, समय तथा खर्चा, यानी कि वही व्यय। अगला देखिए खंड 3 खंड 2 देखिए भाई, यदि यह प्रतीत होता है कि मृत या जीवन कारावास से दंडनीय कोई अपराध किसी अज्ञात व्यक्ति या किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों द्वारा किया गया है, तो उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय निर्देश दे सकता है कि कोई फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट जांच करे, और किन्हीं साक्षियों की जो अपराध के बारे में साक्ष्य दे सकते हैं परीक्षा करे, और ऐसा लिया गया आपका अभिसाक्ष्य किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जिस पर अपराध का तत्पश्चात अभियोग लगाया गया है, साक्ष्य में दिया जा सकता है। यदि अभिसाक्षी मर जाता है, या साक्ष्य देने में असमर्थ हो जाता है, या भारत की सीमाओं से कहाँ चला जाता है, बात। अब आपका जो बिहार जे में पूछा गया कि आखिर दोनों क्लाज में अंतर क्या है, फिर एक बार दोनों क्लाज अच्छे मैं फिर बता रहा हूँ। अगर कोई अभियुक्त है, उसका नाम पता इत्यादि निश्चित है, अपराध करने के बाद वह फरार हो गया है, माने अभियुक्त ज्ञात है कि किसने, अब फिर मैं बता दूं, खंड 1 में अभियुक्त ज्ञात हैं,
यानी कि किसने अपराध किया ये बात निश्चित है, अनिश्चित नहीं है। तो अगर यह बात निश्चित है कि किसने अपराध किया और अपराध करने के बाद वह व्यक्ति फरार हो गया और तुरंत गिरफ्तार किए जाने की संभावना नहीं है, तो ऐसी दशा में क्लॉज 1 कहता है कि न्यायालय अभियुक्त की अनुपस्थिति में जो गवाह हैं उनका बयान ले ले, और जब वह अभियुक्त हाजिर होगा या आएगा तो ये बयान साक्ष्य में क्या होगा, अभियुक्त के खिलाफ प्रयोग। दोबारा अब गवाहों को बुलाया जाएगा अगर अभियुक्त आता है, लेकिन 4 कंडीशन में दोबारा बुलाया नहीं जाएगा गवाहों को, और जो आपका पूर्ववर्ती बयान है गवाहों का वहीं क्या किया जाएगा, स्वीकार किया जाएगा कि नहीं, किया जाएगा, लेकिन 4 कंडीशन में बुलाना आवश्यक नहीं। हेलो, देखिए यहाँ से आपका एविडेंस की एक धारा जुड़ती है, भले आप दिमाग वहाँ न ले जा रहे हो। 33 उसको जोड़ लीजिए तो शुद्ध रूप से जो धारा यहाँ साक्ष्य नियम की जुड़ती है वह धारा 33 है, 33 है। फिर एक बार 33 पर पहले गौर करिए। अगर किसी व्यक्ति ने एक बार बयान दिया और उसी न्यायिक कार्यवाही में आगे या उसी विषय पर दूसरी न्यायिक कार्यवाही में उसके बयान की पुनः आवश्यकता है और अब वह मिल नहीं सकता, असमर्थ हो गया है, तो उसके पूर्ववर्ती बयान को साक्ष्य में क्या किया जाएगा, बिना बुलाए स्वीकार, बुलाने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा साक्ष्य प्रत्यक्ष माना जाएगा कि अनुश्रुत। फिर एक बार देखिए, अगर वह स्वयं आकर बयान देता दोबारा तब तो प्रत्यक्ष, और उसके पूर्ववर्ती बयान को क्या किया गया, स्वीकार किया गया, तो ऐसा बयान क्या माना जाएगा, अनुश्रुत। तो धारा 33 एविडेंस की कौन सा साक्ष्य है, प्रत्यक्ष नहीं, लिस्ट में लिखवाया था, अनुश्रुत है। फिर बैक होइए खंड 2 पर। अब आइए, खंड 2 ये बताता है कि अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया और अभियुक्त अज्ञात है, माने पता नहीं है कि किसने आपका अपराध किया, तो और अपराध जो है वह मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय है। किस दंड से दंडनीय है, या तो डेथ सेंटेंस या किससे, आपका कह सकते हैं कि आजीवन कारावास। तो ऐसी दशा में उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय किसी फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को यह डायरेक्शन दे सकता है। तो कौन डायरेक्शन दे सकता है, हाई कोर्ट या सत्र न्यायालय, किसको दे सकता है, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को क्या दे सकता है कि आप इस मामले की जांच करिए और अभियुक्त के खिलाफ जो अज्ञात हैं साक्ष्य लीजिए, और उसके बाद अगर बाद में अभियुक्त का नाम पता लगता है क्लियर, तो क्या ये जो साक्ष्य लिए हैं प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट अभियुक्त के खिलाफ प्रस्तुत किया जाएगा कि नहीं, किया जाएगा। लेकिन ये कब, जब गवाह अब क्या हो गए हों, मर गए हों, या गवाह अब क्या हो गए हों, असमर्थ हो गए हों, या जो गवाही दिए थे वो भारत की सीमा के कहाँ चले गए हों, बाहर। तो अब दोनों खंडों की तुलना लास्ट में एक लाइन करिए। खंड 1 में कब गवाह को पुनः बुलाना आवश्यक नहीं है और उसके पुराने बयान को ही स्वीकार कर लिया जाएगा। 4 कंडीशन थी, कौन कौन, या तो मर गया था, या असमर्थ था, या मिल ही नहीं सकता, या बुलाने में बहुत ज़्यादा क्या लगेगा, समय और व्यय। खंड 2 में कितनी कंडीशन है कि गवाह को बिना बुलाए उसका पूर्ववर्ती बयान जो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ दिया स्वीकार कर लिया जाए, 3, तीनों याद रखिएगा खंड 2 में। पहला क्या है, जब ऐसा गवाह अब क्या हो गया हो, मर गया हो,
दूसरा क्या है, असमर्थ, और तीसरा भारत की सीमा से कहाँ चला गया हो, बाहर। भाई प्रयास किया गया आपका, प्री में तो एक लाइन से नहीं, 2 लाइन से हो जाएगा। अब आइए आगे देखा जाए भाई, सीआरपीसी में ये चैप्टर भी अभी 300 से लेकर 327 बाद में पढ़ाया जाएगा भाई। पहले अगला अध्याय देखिए, थोड़ा कुछ धाराएं खींची जाए। अब आइए अध्याय 25 आ जाइए डायरेक्ट। अब 328 से लेकर 339 तक की धाराएं हैं। विकृचित अभियुक्त व्यक्तियों के बारे में उपबंध यानी कि जो पागल हैं, अनसाउंड माइंड हैं। फिर एक बार देखिए, इन धाराओं से कभी भी आज तक क्वेश्चन नहीं बना है मैं बता दूं। यानी कि अध्याय 25 से किसी भी राज्य ने जल्दी प्री में क्वेश्चन नहीं बनाया। यानी कि न तो यूपी एपीओ में कभी बना, न ही आज तक जे में बना। लेकिन आप अध्याय और किस धारा से किस धारा तक हैं, ये तो कम से कम याद रखिए कि चित्त विकृत व्यक्तियों के बारे में उपबंध कहाँ किया गया है, अध्याय 25 में। आपका किस सेक्शन से किस सेक्शन तक, तो 328 से लेकर 339 तक। यानी कि जो चित्त विकृत या अनसाउंड माइंड पर्सन होते हैं, अगर जांच या विचारण के दौरान कोई व्यक्ति अनसाउंड माइंड पर्सन है, अभियुक्त है, तो ऐसी दशा में क्या किया जाएगा, उसके खिलाफ विचारण जांच रोकी जाएगी, डॉक्टर की रिपोर्ट मांगी जाएगी। अगर डॉक्टर कह दे कि ये तो भाई अनसाउंड माइंड है, तो या तो घर वालों को दिया जाएगा कि सुरक्षित रखिएगा आप अपनी जिम्मेदारी पर, या अब कहाँ भेजा जाएगा, पागल खाने। और पागल खाने का डॉक्टर से रिपोर्ट बार बार मांगी जाएगी। तो फिल्मों में आप देखे होंगे पागल खाना, तो जो पागल खाना रहते हैं डॉक्टर भी आधा पागल हो जाते हैं, क्योंकि कभी तौलिया लेकर भगेगा डॉक्टर का, तो कभी कुछ भगेगा, कोई भरोसा नहीं है। तो फिर एक बार देखिए, ये इस अध्याय से एक बार बिहार जे में मेंस में क्वेश्चन आया, कभी आया नहीं। लेकिन बिहार ने आपका इस अध्याय को भी नहीं छोड़ा। यानी कि कहा जाता है कि डायन कम से कम एक घर छोड़ देती है, लेकिन बिहार आयोग ने इसको भी नहीं छोड़ा। और एक बार तो भाई आपका देखिए, अनंत संभावनाओं को लेकर हम भी नहीं पढ़ा सकते, तो ये चैप्टर पूरी तरह छोड़ दीजिएगा और आपका कुछ धाराओं से क्या मिल जाएगी, मुक्ति। भाई ना पढ़िएगा, कभी पूछा नहीं जाता। इसके बाद आपका अध्याय 26 से पूछा जाता है। फिर अध्याय 26 से क्वेश्चन बनता है, वह देखिए निकाल लीजिए। अब 340 से इधर से कौन कौन प्री में ही क्वेश्चन बनता है ज़्यादा, तो इधर से कौन कौन क्वेश्चन बनता है, कौन कौन नहीं बनता। तो 5-6 धाराएं इधर महत्वपूर्ण है, जहां प्री में आपका क्वेश्चन बनता है, और पढ़ाते समय वही धाराएं आपको पढ़ना भी है। तो पहले तो आपका देखिए 195 देखिए, तब तो देखिए 1-2 मिनट और भाई आपका देखिए, थोड़ा दिक्कत है, अगला क्लास भाई आज चल नहीं पाएगा, थोड़ा बहुत आपका मैंने समस्या है बोलने इत्यादि में, तो इसलिए भाई अगला क्लास आपका कल मैंने आज चल नहीं पाएगा, क्योंकि ज़बरदस्ती नहीं पढ़ाया जा सकता। आवाज़ बोलने वोलने में थोड़ा मौसम के कारण हो सकता है दिक्कत आ गई हो। तो आपका 1-2 लाइन भूमिका देखिए, क्योंकि आवाज़ भी धीरे होती जा रही है, इससे अच्छा कि भूमिका बांध दिया जाए चैप्टर की। अब सबसे पहले सीआरपीसी की धारा 195 कवर करनी है। आपका कई लोग कंफ्यूज भी रहते हैं, सीनियर लोग भी कंफ्यूज रहते हैं, यानी कि 2-4 बार मेंस दे चुके हैं आपका, तब भी 195 पर पता ना क्यों हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं। तो 195 ये कहती हैं कि अगर आपने लोक सेवक का आदेश नहीं माना है या लोक सेवक की अवमानना की है,
न्यायालय की अवमानना की है या न्यायिक कार्यवाही में आपने कोई अपराध कर दिया, यानी कि मिथ्या साक्ष्य दे दिया, मिथ्या साक्ष्य गढ़ दिया, या न्यायालय की आदेशिका का आपने पालन नहीं किया, यानी कि न्यायालय ने समन जारी किया और आप आए नहीं, तो ऐसी कंडीशन में अगर पब्लिक सर्वेंट ने आर्डर दिया है और आप उस आर्डर का पालन नहीं करते, तो आप जो मुकदमा होगा वह आपका पब्लिक सर्वेंट द्वारा किया जाएगा और उस मामले में केवल और केवल कंप्लेंट किया जा सकता है, एफआईआर नहीं। अभी आपका पेपर में भी निकला था भाई, कल ही निकला है, लखनऊ हाई कोर्ट का मामला निकला है। एक सांसद थे, उन पर धारा 188 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। अब कोर्ट ने ये कहा कि जब कोई व्यक्ति लोक सेवक का आदेश न माने तो, और ऐसी दशा में 195 कहती है कि क्या दायर किया जाएगा, कंप्लेंट, और आपने परिवाद न दायर करके एफआईआर दायर की, तो एफआईआर दायर करने के कारण बताइए, तो अभियोजन नहीं बता पाया कि क्यों, तो आपका परिवार एफआईआर को रद्द कर दिया हाई कोर्ट ने। इसमें मिली भगत भी हो सकती है। मिली भगत ये हो सकती है कि राज्य सरकार का जो सरकारी वकील है उसको इशारा कर दिया गया कि आप बहस ज़्यादा न करिएगा, तो भाई अभियुक्त का वकील खूब जोरदार बहस किया और एफआईआर को कैंसिल करा दिया। ये कहा कि 188 तो 195 सीआरपीसी से कवर होगी और आप एफआईआर कैसे कर दिए, इसमें तो केवल क्या होता है, परिवार। तो आपका कल इसको हम बताएंगे, क्योंकि आप पढ़ कर आइएगा भाई, हम बता